पोइट्स को हमने कवर किया था। विक्टोरियन ईरा हमने स्टार्ट किया हुआ है। विक्टोरियन ईरा को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें। और पहला हिस्सा जो है वो है अर्ली विक्टोरियन पीरियड और दूसरा है लेटर विक्टोरियन पीरियड। तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड में हमने पोइट्स से स्टार्ट किए हुए थे और पोइट्स में हमने 2 मेजर पोइट्स कर लिए थे अर्ली विक्टोरियन ईरा के अंदर, और इसका इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया है जो बैकग्राउंड है। अब तीसरे पोइट की तरफ आते हैं। सी पोइट जो है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिक भी हैं, पोइट भी हैं, प्रोज राइटर भी हैं, एक बड़ी शख्सियत थे अपने टाइम में। मैथ्यू आर्नल्ड को आपने देखना हो तो ये बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन की तरह की शख्सियत हैं। जैसे डॉक्टर जॉनसन पिछली एज में थे, तो इस एज में हमारे पास डॉक्टर जॉनसन से मिलते जुलते एक शख्स हैं मैथ्यू आर्नल्ड। Another great poet of the early Victorian period is Matthew Arnold, though he is not so great as Tennyson and Browning। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन की तरह, जैसे वो इतने बड़े पोएट नहीं थे जितने बड़े क्रिटिक थे, ठीक है, और जितनी बड़ी शख्सियत थे, तो बिल्कुल इनका भी यही हाल है। Unlike Tennyson and Browning, who came under the influence of the Romantic poets, Arnold reacted against the ornate and fluent romanticism of Shelley and Keats। तो टेनिसन और ब्राउनिंग में तो हमने देखा कि वो रोमांटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और लेकिन आर्नल्ड क्या है, ये अगेंस्ट है रोमांटिसिज्म के, ठीक है, ये एक असूल, ज़वाबित, प्रिसीजन, ऑर्डर उसको फॉलो करते हैं। सो ये खिलाफ थे शैली और कीट्स की जो प्रैक्टिस है उसकी। ही स्टोव टू सेट अप ए न्यू क्लासिकल आइडियल एज अगेंस्ट द रोमांटिक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने शुरू में जो बैकग्राउंड में बात की थी कि इस एज में एक जो खास बात है पिछली एजेस से, वो है डाइवर्स क्वालिटी ऑफ दिस एज, कि इसमें रोमांटिक और क्लासिक दोनों ट्रेंड हमें मिलेंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाएंगे। पहले 2 पॉइंट हमने देखे, रोमांटिसिज्म को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी एज के क्रिटिक्स हैं बहुत बड़े। आप उस एतबार से नहीं, टेक्निकली आई मीन क्रिटिसाइज करते हैं अपनी एज के टाइम की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मटेरियलिज्म है, जो सुपरफिशियलिटी है, जो ग्रीड है, एटसेट्रा, जो कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली, उसके ऊपर बड़े शाकी हैं वो। तो उसके मुकाबले में बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन की तरह मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो न्यू क्लासिकल आइडियल्स को अपनाते हैं और रोमांटिक्स के अगेंस्ट है। ही गेव एम्फेसिस ऑन करेक्टनेस इन द वर्ल्ड। देखा ना आपने, ये जो आइडियल था, क्लासिकल आइडियल था, हमें यहाँ दोबारा से नजर आता है इस एज के अंदर मैथ्यू आर्नल्ड की नज़र में। बिसाइड बीइंग ए पोएट, आर्नल्ड वाज ए ग्रेट क्रिटिक। प्राइमरी तौर पे तो इन्हें लोग एज ए क्रिटिक जानते हैं। इनकी जो क्रिटिक की थी, क्रिटिसिज्म की थियरी है, वो आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। परहैप्स द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड के अंदर देखें तो ये सबसे बड़े क्रिटिक है। जैसे क्लासिकल एज में देखें तो डॉक्टर जॉनसन जो है वो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, एंड ही बिलोंग टू दैट रेयर कैटेगरी ऑफ द क्रिटिक्स हु इज ए पोएट आल्सो। तो ये वो एक कैटेगरी है जिसमें लोग क्रिटिक भी हैं और ऐसे लोग यानी कम हैं। एस टी कॉलरेज जैसे, जैसे ड्राइडन जैसे, आपको पता है पोइट और क्रिटिक हैं। Though Arnold's poetry does not possess the merit of the poetry of the Tennyson and the Browning, when it is at its best, it has wonderful charm. This is especially the case with his early poetry. Okay, and among his early poems, the sonnet on Shakespeare deserved the highest place. जो शुरू में इन्होंने एक बड़ी पोइट्री की है ना, उसको अगर देखें तो उसमें बहुत अच्छा वर्क है इनका, सोनेट ऑन शेक्सपियर ने लिखा। It is the most magnificent epigraph and introduction to the works of Shakespeare। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन एक किया है शेक्सपियर के ऊपर। यहाँ भी अगर आप याद रखने के लिए इनको याद रखें तो बिल्कुल डॉक्टर जॉनसन की तरह उन्होंने लाइव्स ऑफ द पोएट भी लिखा है और उन्होंने इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर भी लिखा है, लेकिन वो ज़रा क्रिटिकल वर्क है। ये इन्होंने सोनेट ऑन शेक्सपियर लिखी। Another poem of the great charm and the beauty is Ricosi Cat, तो which is an exquisite dirge। तो ये डर्ज है, मीन जो डेथ सॉन्ग होता है, ये उन्होंने लिखा है। रिकोसे कैट इन हिज लॉन्गर पोएम्स स्ट्रेड रेवलर, एपिडोकल्स ऑन एटना, सोहराब इन रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी और थायरसीज, एन एलिजी ऑन क्लो
which is considered the same as rank as Milton's Lycidas and Shelley's Adonais. तो शैली ने जो एडोनिस लिखी थी, मिल्टन ने लिसिडस लिखी, आपको याद होगा। तो क्या किसी को याद है कि शैली ने जो एडोनिस एलेजी लिखी थी, ये किन की डेथ पर लिखी थी? ये भी डेथ के ऊपर एक नज्म लिखी जाती है। और डर्ज जो है ना, डर्ज, इसको तो कहते हैं डेथ सॉन्ग है। ये बिल्कुल किसी की डेड बॉडी पड़ी हो तो जो जो वेलिंग की जाती है कोई अजीज के मरने के ऊपर, तो वो होता है डर्ज। एलिजी तो एक मरसिया है ना, किसी की मौत पे लिखा जाता है, मरसिया बेसिकली। It is the same lyrical note in the poems, the 4-second Mormon, which is a piece of exquisite and restrained but melodious, passionate music. इनका एक lyrical poem है the 4-second Mormon, the 4-second Mormon. उसके अलावा एक वर्क देखते हैं, वो है डोवर बीच, which gives expression to the Arnold's peculiar religious attitude in the age of doubt. एज ऑफ डाउट आज तो चल रही है, साइंस डेवलप हो रही है, लेकिन आर्नल्ड जो है ना, ये बहुत हाईली रिलीजियस पर्सन थे और बहुत सीरियस इंसान थे, और ये कि क्लासिकल माइंड था इनका। डोवर बीच भी इसको एक्सप्रेस करती है। द फाइनर समर नाइट एंड द मेमोरियल वर्सेस विच इमीडिएटली अपील्स टू द रीडर। ये भी इनके बहुत अच्छी अच्छी नज़में हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मिजाज के अतबार से इनको समझें तो फिर इनके बारे में गेस करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मोस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ द आर्नल्ड गिव्स एक्सप्रेशन टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एज बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड डिसिप्लिन, इमोशन एंड रीजन, फेथ एंड स्केप्टिसिज्म। जो कि ये एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, किन किन चीज़ों के दरमियान अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है, स्पॉन्टेनिटी और डिसिप्लिन के दरमियान, तो यहाँ आर्नल्ड डिसिप्लिन के साथ है। इमोशन और रीज़न के दरमियान यहाँ आर्नल्ड इमोशन के साथ है। फेथ और ना सॉरी रीज़न के साथ है। फेथ एंड स्केप्टिसिज्म तो यहाँ आर्नल्ड फेथ के साथ है। तो सारे पोइट्स में ये कॉन्फ्लिक्ट हमें अक्सर नज़र आता है। ये ट्रेड मार्क ऑफ द एज है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द अनफेथ, डिसइंटीग्रेशन, और काफ़ी जो इनको परेशानी है कि लोगों में अनफेथ डेवलप हो रहा है, बेयकीनी एक पैदा हो रही है, और लोग मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, ग्रीडी होते जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल अपनी जो सेहत है उसका ख्याल नहीं रखते। डिसइंटीग्रेशन हो रही है सोसाइटी की, कल्चर की। कॉम्प्लेक्सिटी इन द मेलनकोली ऑफ हिज टाइम्स, आर्नल्ड लॉन्ग्ड फॉर प्रिमिटिव फेथ। आर्नल्ड का ख्याल था कि जो पुराने टाइम पे जो हमारे आबाओ अजदाद का यकीन था, जो फेथ था, जो ईमान होता था, वो ज़्यादा बेहतर था। होलनेस पे बिलीव करते हैं, सिंपलिसिटी के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर। दिस मेलनकली नोट, और खास तौर पे ये मेलनकली है इनके अंदर ज़्यादा में नजर आती, सीरियसनेस, उदासी नहीं होती, एक होती है सीरियसनेस, ग्रेविटी जो है, ग्रेव से है, वहाँ मैंने बनाया उसका एडजेक्टिव। नोट इज प्रेजेंट थ्रू आउट हिज पोइट्री, इवन इन हिज nature poems. He looks upon nature as a cosmic force indifferent to, or as a lawless and insidious foe of man's integrity. तो ये नेचर को बड़े, इसलिए पोइट्री और नेचर को इतना ये लाइक नहीं करते, और समझते हैं कि ये इनडिफरेंट है इंसानों के साथ। इन हिज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पोएम एम्पेडोकल्स ऑन एटना, एम्पेडोकल्स ऑन एटना सबसे ज्यादा इनका फेमस वर्क है। आर्नल्ड डील्स विद द लाइफ ऑफ द फिलोसोफर हु वाज ड्रिवन टू सुसाइड बिकॉज ही कैन नॉट अचीव यूनिटी एंड होलनेस। दिस पोएम डील्स विद, ठीक है, किसके साथ? एक फिलोसोफर की लाइफ के बारे में है ये पोएम, और जो क्या करता है, सुसाइड की तरफ चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों? कि ही कैन नॉट अचीव यूनिटी एंड होलनेस। अपनी थियरीज के अंदर वो यूनिटी क्रिएट नहीं कर सकता, एक यूनिवर्सल थियरी नहीं दे सकता। हिज स्केप्टिकल इंटेलेक्ट हैज ड्राइड अप द स्प्रिंग्स ऑफ द सिंपल नेचुरल फीलिंग। His attitude to life is very much in contrast with the positive optimism of Browning. तो ब्राउनिंग में आपने लास्ट टाइम हमने देखा था, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, विल टू लाइफ की तरफ जाते थे। तो whose Ben Ezra grows old on the belief that the best is yet to come. ये लास्ट टाइम जो हमने लाइन पढ़ी थी, द बेस्ट इज येट टू कम, वो इस पे बिलीव करते थे। तो इनके यहाँ ये कंट्रास्ट है, इनका एटीट्यूड थोड़ा पैसिमिस्टिक है, सीरियस है, ग्रेव है।
As a critic, Arnold wants poetry to be plain and severe at the same time. सादा भी होनी चाहिए और forceful idea के एतबार से होनी चाहिए. Though poetry is an art which must give aesthetic pleasure, according to Arnold, it is also a criticism of life. तो ये पहले पोइट हैं जिन्होंने कहा था पोइट्री है जो लिटरेचर है इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ठीक है, ये बड़ी फेमस इनकी फ्रेज है, आर्ट इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ये आर्नल्ड ही ने दी है. इट लुक्स फॉर हाई सीरियसनेस. इनका एक और जो ट्रेडमार्क है वो है हाई सीरियसनेस. ये ज़रा सा भी जो कॉमिक एटीट्यूड है, जो मजाक है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते. इवन इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पोइट्स को, बड़े बड़े आर्टिस्ट को जिनके वर्क में कॉमेडी थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि वो बड़ा आर्ट नहीं तख्लीक हो सकता. In poetry, which means the combination of the finest art with the fullest and deepest insight, such as found in the poetry of Homer. तो किन की पोइट्री में हमें ये चीज़ मिलती है? होमर में, डांटे के अंदर, शेक्सपियर के अंदर. Arnold's own poetry was greatly affected by his critical theories. Arnold's poetry on the whole is plain and prosaic. The reader gets the impression that the writing is neither inspired nor spontaneous. It is the result of intellectual effort and hard labor. तो इनका ख्याल था कि ये जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट नहीं होता. तो किसने कहा था कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट? जब ये कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस नहीं है पोइट्री, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एफर्ट एंड हार्ड लेबर लगानी पड़ती है. ये नहीं है कि आप आए और ड्रीम में पोइट्री कर दी. कोई है, किसी ने कहा था स्पॉन्टेनियस है. तो जिनकी ज़रा गहरी नज़र है और जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो यकीनन जानते हैं, वो सारे राज अब जानने लग जाएंगे. कोई भी लाइन हम पढ़ेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा ये किसके खिलाफ बात हो रही है, किसके जहन में रख कर थ्योरी दी जा रही है. तो ये थे मैथ्यू आर्नल्ड, जो जिनको हम दोबारा भी पढ़ेंगे. एक दफ़ा ये फिर आएंगे, ये अपना कम बैक करेंगे हमारे पेजेस के ऊपर, क्योंकि वो एक क्रिटिक भी हैं. तो प्रोज में फिर उनको देखेंगे. तो सम माइनर पोइट्स की तरफ चलते हैं. बी साइड टेनिसन, अभी हमने टेनिसन देखे हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, फिर ब्राउनिंग हमने देखे, उसके बाद आर्नल्ड साहब को भी हमने देख लिया. There was a number of the minor poets during the early Victorian period. Of these, Mrs. Browning is well known. हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन हमने एक ही माइनर पोएट चुना है, बल्कि पोएटेस चुनी है, और वो है मिसिस ब्राउनिंग. ठीक है, ये कौन है? इनके नाम से आपको पता चल गया, ये मिस्टर ब्राउनिंग की वाइफ है. तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक और भी पोएट है जिनकी वाइफ एक आर्टिस्ट थी? आई मीन उन्होंने भी लिटरेचर लिखा. एक रोमांटिक पोइट हैं जिनकी वाइफ ने एक वर्क लिखा था. क्या आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं, पोइटस भी और वर्क भी, और उस बंदे का नाम भी? 3 सवाल हैं उसके अंदर. तो मैंने जैसे कहा ना, आप में से जो लेक्चरर लगने वाले हैं ना उनको सब पता है अब. तो हमारे पास एक और हस्बैंड वाइफ आ गए. मिस्टर ब्राउनिंग की वाइफ भी कितनी काबिल थी, अंदाज़ा लगाएं. इनका असल नाम था एलिजाबेथ बैरेट. क्या नाम था? एलिजाबेथ बैरेट. शी वाज बोर्न इन 1806 एंड डाइड इन 61. बर्थ और डेथ मुझे कभी भी याद नहीं वैसे रहती. बिकेम मिसिस ब्राउनिंग इन 1846 में ये मिसिस ब्राउनिंग बन गई. Before her marriage, she had won fame by writing poems about the Middle Ages in the imitation of Coleridge. इनकी जो वाइफ हैं वो कॉलरिज को काफ़ी इमिटेट करती थी शादी से पहले, और शादी के बाद ये आप देखते हैं. शी आल्सो गेव वॉइस टू द पैशनेट इंडिग्नेशन टू द क्राई ऑफ चिल्ड्रन. इनके एक बड़ा अच्छा वर्क है, द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, विच इज एन एलोक्वेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज. आपको पता है कि इंग्लैंड जो इस वक्त क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर से क्या बन गया था, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन रहा था, और फैक्ट्रीज लग रही थी, और फैक्ट्रीज में बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी. जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है, हमारे यहाँ तो होटलों पर भी मासूम बच्चे बेचारे काम कर रहे होते हैं. तो हमारे पोइट्स को तो नज़र ही नहीं आता. हमारे पोइट्स जो है ना वो ये चीज़ देखते ही कोई नहीं, पता नहीं. तो वो देखें, उन्होंने इस वॉइस को उठाया, द क्राई ऑफ चिल्ड्रन वर्क लिखा एलिजाबेथ बैरेट ने, यानी मिसेस ब्राउन ने. But she produced her best work after she came in contact with Browning.
लेकिन उनका सबसे बेस्ट काम तब हुआ जब उनकी ब्राउनिंग से शादी हुई। हर sonnets from the Portuguese, ठीक है, sonnets from the Portuguese which were written before her marriage with Browning tell in a most delicate and tender manner her deep love for and passionate gratitude to Browning, who brought her, who was sick and lonely, back to health of life again. तो ये ब्राउनिंग का यहाँ थैंक्स कहती हैं सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज, इन्होंने लिखी ब्राउनिंग के लिए, जहाँ इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और थैंक्स किया ब्राउनिंग को, जिन्होंने उनको एक सिकनेस से, लोनलीनेस से निकाला है और दोबारा जिंदा कर दिया है। हर अदर ग्रेट वर्क है अरोरा ले 1857 is written in the form of an epic on a romantic theme written in blank verse. तो कॉलरिज की फॉलोवर हैं, ब्लैंक वर्स यूज करती हैं, रोमांटिक थीम पे भी लिखा। मिसेस ब्राउनिंग है और एक सोशल वर्क भी इन्होंने साथ किया, ये द क्राई ऑफ चिल्ड्रन लिख के।